फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ऐसे प्रैक्टिस यानी निबंध का ये मेरा 7वां वीडियो है, 7th वीडियो। और इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं जो 2018 मतलब 2018 में जो आपके हिंदी निबंध के जो टॉपिक्स आए थे उस पे हम लोग मॉडल निबंध देखने वाले हैं। बाकी के मेरे इससे या निबंध से रिलेटेड वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी 6 और वीडियो इसमें अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। आप जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके 2018 में जो आपके निबंध के टॉपिक आए थे उसके बारे में बताने वाला हूं, और साथ ही इन सारे टॉपिक्स पे एक मॉडल निबंध आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे, अगर इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो आप किस तरह से निबंध को अपना फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरह से निबंध का प्रारूप आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। 2018 में आपका क्या प्रश्न था? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला टॉपिक आपका था शिक्षा का निजीकरण, दूसरा टॉपिक था आपका युवा वर्ग और विदेश, तीसरा टॉपिक था उपभोक्तावादी संस्कृति, और चौथा टॉपिक था आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक जो शिक्षा का निजीकरण था, तो देखिए उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन है यानी भूमिका जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया है कि किसी एक लाइन, किसी एक सूक्ति या किसी एक पोयम से आप स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। आप इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी मुझे मिला उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी के साथ मैंने स्टार्ट किया है, यह कहावत शिक्षा के महत्व को दर्शाती है जो किसी भी समाज की प्रगति और विकास का आधार है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या अधिक है और आर्थिक असमानता व्याप्त है, शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती रही है। इस चुनौती को हल करने के लिए शिक्षा के निजीकरण को एक उपाय के रूप में देखा गया है। शिक्षा का निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा का संचालन और प्रबंधन निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया शिक्षा के क्षेत्र में कई अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आई है। तो हमने भूमिका में पहले तो एक लाइन से, हमने जो एक कोटेशन होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उससे हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने ये बताया कि शिक्षा का महत्व क्या है और भारत जैसे विकासशील देश के लिए शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाना कितनी बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती को हल करने के लिए शिक्षा का निजीकरण किया गया। और शिक्षा के निजीकरण में जहां अपने फायदे हैं वहीं इसकी चुनौतियां भी हैं। इस तरह से हमारा पहला पैसेज, हमारा पहला पैराग्राफ हो गया भूमिका का। इसके आगे, शिक्षा के निजीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। निजी संस्थान प्रतिस्पर्धा के कारण छात्रों को आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा और नवीनतम पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इससे छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता है। इसके अलावा निजी संस्थानों ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल लर्निंग और कौशल विकास के क्षेत्र में क्रांति लाई है। इन प्रयासों ने छात्रों को व्यावसायिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद की है। तो हम इस पैराग्राफ में बात कर रहे हैं जो शिक्षा के निजीकरण का लाभ हुआ, किस तरह से शिक्षा का निजीकरण होने के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ा, प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के कारण आधुनिक सुविधाएं हो गई, तकनीकी शिक्षा हो गया, नवीनतम पाठ्यक्रम हो गया, जो शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा, डिजिटल लर्निंग और कौशल विकास, इन सब क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति हमें देखने को मिलती है। तो उसी बात की चर्चा इस पैराग्राफ में की गई है। आगे, हालांकि निजीकरण के लाभों के बावजूद इसके कई नकारात्मक पहलू भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि शिक्षा अब महंगी हो गई है। निजी संस्थानों की ऊंची फीस के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इन संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक और शैक्षणिक असमानता बढ़ रही है। निजीकरण ने शिक्षा को सेवा से अधिक व्यापार बना दिया है, जहां शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना बन गया है। कई बार ऐसे संस्थानों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को कम महत्व दिया जाता है, जिससे शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए निजीकरण का जो, शिक्षा के निजीकरण का जो लाभ तो है, उसके बाद नकारात्मक पहलू क्या है उसकी बारे में चर्चा की गई है कि शिक्षा अब महंगी हो गई है। जो गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए इन संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करना काफी मुश्किल है, और इसके कारण क्या है, शैक्षणिक असमानता बढ़ रही है हमारे समाज में। ठीक है, और जैसे निजीकरण ने क्या किया, शिक्षा को एक व्यापार की तरह बना दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या बन गया है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकारी स्कूल और कॉलेज जो कम खर्च में शिक्षा प्रदान करते हैं, संसाधनों की कमी और गुणवत्ता की समस्याओं से जूझ रहे हैं। शिक्षक छात्र अनुपात, उचित बुनियादी ढांचे और आधुनिक शिक्षण विधियों की कमी के कारण लोग निजी संस्थानों की ओर रुख करते हैं। लेकिन यह प्रवृत्ति समाज में शिक्षा के विभाजन को और गहरा करती है।
जैसा कि हम लोग स्थिति जानते हैं सरकारी स्कूल और कॉलेजों की, कि वो कम खर्च में शिक्षा तो प्रदान करते हैं, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी होती है और अच्छे शिक्षक नहीं होते और विभिन्न तरह की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं भी रहती है। तो उसी की बात इस पैराग्राफ में की गई है। आगे, इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार और निजी संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है, ताकि वे भी निजी संस्थानों की तरह प्रतिस्पर्धा कर सके। निजी संस्थानों को अपनी फीस संरचना में पारदर्शिता लानी चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित न रहे, बल्कि यह नैतिकता, समानता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में सहायक हो। तो इसमें बात की गई है कि हमारे क्या प्रयास होने चाहिए। निजी जो संस्थान है उनको सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सरकारी स्कूल कॉलेज हो गए उसमें उसकी गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। ठीक है, और जो जो फीस संरचना है निजी संस्थानों की, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको निजी संस्थानों में भी छात्रवृत्ति या छूट जैसी अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। और शिक्षा को केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित न रख के शिक्षा में हमें नैतिकता, समानता और सामाजिक एकता जैसे मूल्यों को भी शामिल करना चाहिए। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, तो इसका निष्कर्ष पे, तो शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह समाज में जागरूकता, समानता और प्रगति का माध्यम भी है। एक ऐसा समाज जहां शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, वहां न केवल व्यक्तिगत विकास संभव है, बल्कि देश भी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा ही वह साधन है जो हर व्यक्ति को सशक्त बनाती है और एक समृद्ध राष्ट्र की नींव रखती है। भारत को एक मजबूत और समान समाज बनाने के लिए शिक्षा का सही उपयोग और इसे सुलभ बनाना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें हमने एक कंक्लूजन दे दिया कि शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा को हम किस तरह से सबके लिए सुलभ बना सकते हैं। तो ये आपके 500 शब्दों में पहला टॉपिक जो था शिक्षा का निजीकरण, वो समाप्त होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आए या फिर यही टॉपिक आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक था आपका युवा वर्ग और विदेश। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, एक लाइन जो हम लिख रहे हैं, जहां सोच ऊंची हो वहां अवसर सीमित नहीं होते। तो इस तरह का कोई भी लाइन आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं। मुझे इससे ज्यादा कुछ मिला नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। यह कथन उन युवाओं पर सटीक बैठता है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए विदेश की ओर रुख करते हैं। भारतीय युवा वर्ग अपने कौशल, प्रतिभा और मेहनत के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। शिक्षा, रोजगार, शोध और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में विदेश जाना आजकल एक आम प्रवृत्ति बन गई है। हालांकि यह प्रवृत्ति कई सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को भी साथ लेकर आती है। तो हमने जो भूमिका थी उसमें हमने क्या लिखा, हमने बताया कि हमारे जो युवा हैं वो अपने कौशल, प्रतिभा और मेहनत के दम पर आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। वो शिक्षा, रोजगार, शोध और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में हम देखते हैं कि आजकल प्रवृत्ति बन गई है, युवा लोग जो है वो विदेश जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अब इसके सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं और नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे जस्ट हमने उसकी चर्चा कर दी है। आगे हम लोग देखेंगे, तो अगले आगे चलते हैं। भारतीय युवाओं के विदेश जाने का सबसे बड़ा कारण उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर है। विदेशों में विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिलने वाली आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देती है। आज कई विकसित देशों में भारत के छात्र उच्चतम डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में विदेश में अधिक वेतन, तकनीकी प्रगति और कार्य के अनुकूल माहौल युवाओं को आकर्षित करता है। इसके अलावा विकसित देशों का बेहतर जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी भारतीय युवाओं को अपनी ओर खींचती है। तो हमने यहाँ पर जाना कि भारतीय युवा विदेश जाने के लिए इतने तत्पर क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां पे उच्च शिक्षा और रोजगार के जो बेहतर अवसर उनको मिल रहे हैं, वहां का जो जीवन स्तर है, वहां का सामाजिक सुरक्षा हो गया और स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिलती है विदेशों में, वो भारत से कहीं बेहतर है और यही उनको आकर्षित करती है। तो ठीक है, तो इसकी चर्चा हमने इस पैराग्राफ में की है। आगे चलते हैं। इस प्रवृत्ति के कई सकारात्मक प्रभाव हैं। युवा वर्ग अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर न केवल विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं, बल्कि भारत का नाम भी ऊंचा कर रहा है। भारत से गए आईटी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, डॉक्टर और व्यवसायी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। वे वहां की तकनीकी और प्रबंधन की विशेषज्ञता सीखते हैं और कुछ युवा इसे भारत में लागू कर देश के विकास में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त विदेश में बसे भारतीय युवाओं द्वारा भेजे गए धन से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। तो हमने इसमें इसके सकारात्मक पहलू की बात की है कि अगर युवा जो है वो विदेश जा रहे हैं तो उससे हमारे देश पे या हमारे समाज पे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा है,
यहाँ के लोग जाके विदेशों में अपनी विशिष्ट पहचान बन रहे थे, इससे भारत का गौरव बढ़ रहा है। और यहाँ वहाँ से जो तकनीकी और प्रबंधन की विशेषज्ञता अगर कुछ लोग सीख के वापस आ जाते हैं तो अपने देश में उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से देश की उन्नति भी उससे सुनिश्चित हो पाती है। और जो सबसे बड़ा कारण है, जो वहाँ से धन का प्रेषण होता है विदेशों से, वो देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सब इसके सकारात्मक प्रभाव हो गए। आगे चलते हैं। हालांकि युवाओं के विदेश जाने के नकारात्मक पहलू भी है। ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन एक गंभीर समस्या बन गया है। देश में बेहतरीन प्रतिभाएं विदेश में काम कर रही हैं, जबकि भारत को उनके कौशल की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके अलावा विदेश में रहने वाले युवाओं को कभी-कभी सांस्कृतिक असमानता, नस्ल भेद और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। कई बार वे वहां के समाज में घुलने मिलने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। तो यहाँ पे युवाओं के जो विदेश जाने के नकारात्मक पहलू है, उसके बारे में चर्चा की गई, जिससे सबसे पहला तो हमारे देश से प्रतिभा का पलायन हो जा रहा है, जिसकी हमें हमें खुद ही स्किल्ड लेबर की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो जितने भी लोग जो काफी स्किल होते हैं, काफी हद तक स्किल्ड होते हैं, वो विदेशों में चले जाते हैं। और अब वहां पे जाने के बाद क्या नकारात्मक पहलू है, उसकी भी चर्चा हमने कर दी कि कई बार जिस देश में वो जाते हैं वहां अगर सांस्कृतिक असमानता है, नस्ल भेद और सामाजिक अलगाव जैसी समस्या है, तो वहां के समाज में उनको घुलने मिलने में काफी कठिनाई होती है, जिससे वे मानसिक स्तर पे काफी तनावपूर्ण जिंदगी वहां पे जीते हैं। तो ये भी एक समस्या है। आगे, युवा वर्ग का विदेश की ओर रुख करना गलत नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनकी प्रतिभा और ज्ञान का लाभ उनके देश को भी मिले। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर भारत में ही उपलब्ध कराना। साथ ही भारत में शोध और अनुसंधान के क्षेत्र को बढ़ावा देना भी जरूरी है। यदि युवाओं को अपने देश में ही बेहतर शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर मिलेगा, तो विदेश जाने के बजाय अपने देश की प्रगति में योगदान देना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि विदेश की ओर रुख करना गलत नहीं है, लेकिन जो सरकार है उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में ही उनको उच्च शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, बेहतर स्वास्थ्य हो गया और बेहतर सामाजिक स्तर है, इन सब की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, तो विदेशों में जाने वाले लोगों की संख्या कम होगी और हमारे देश से जो प्रतिभा का पलायन है वो भी रुक जाएगा, और हम अपने देश में ही जो स्किल्ड लेबर है उसकी समस्या से एक तरह से निपट सकते हैं। हमारे देश में बेहतरीन प्रतिभावान जो कुशल कारीगर हो गए, जो कर्मचारी हो गए, वो उपलब्ध रहेंगे, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको दोगुनी तेगुनी तरक्की मिलेगी। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। युवाओं की सोच अगर ऊंची हो तो वे हर सीमा को पार कर सकते हैं। भारतीय युवा वर्ग को विदेश में सीखने और काम करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही यह उनकी जिम्मेदारी भी है कि वे अपने देश की उन्नति के लिए अपने प्रतिभा का उपयोग करें। विदेश की चमक दमक के बीच अपने देश की जड़ों से जुड़े रहना ही सच्ची सफलता है। एक संतुलन बनाकर चलना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए लाभकारी होगा, बल्कि इससे भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण भी होगा। तो इसमें बात की गई है कंक्लूजन में कि युवा वर्ग को कैसे अपने देश और विदेश में जो जहां वे रह रहे हैं उसके बीच में संतुलन बनाना है। वहां काम करने तो जा रहे हैं, लेकिन वहां अपनी जो प्रतिभा है उसका देश के हित के लिए भी उनको उपयोग करने की एक जिम्मेदारी उनको महसूस होनी चाहिए। और एक संतुलन बनाकर चलने से उनका न सिर्फ उनका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि भारत का भी एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हुए हम लोग 500 शब्दों में इस निबंध को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो आपका दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब आपका तीसरा टॉपिक था उपभोक्तावादी संस्कृति। तो इसमें देखिए क्या है, इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। वस्त्र अनेक पर आत्मा अशांत, यही उपभोक्तावाद की पहचान है। तो इस लाइन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। आधुनिक युग में उपभोक्तावाद हमारी संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। उपभोक्तावाद का अर्थ है ऐसी संस्कृति जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग केवल जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि विलासिता और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है। यह संस्कृति व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक उसके दिखावे और प्रदर्शन पर आधारित होती है। भारतीय समाज जो कभी सादगी और संतोष का प्रतीक था, आज उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों से प्रभावित हो गया है। तो इसमें इस पैराग्राफ में हमने उपभोक्तावाद का क्या अर्थ है उसके बारे में बताया, और यह किस तरह से हमारा जो भारतीय समाज पहले था और अब किस तरह से प्रभावित हो गया है उपभोक्तावादी संस्कृति से, उसके बारे में चर्चा करते हुए हमने भूमिका यहाँ पे स्टार्ट की है। आगे चलते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के उदय के पीछे कई कारण हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण ने विदेशी उत्पादों और ब्रांड्स को भारत में आने का अवसर दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया और विज्ञापनों ने लोगों के बीच ब्रांड्स और उत्पादों के प्रति आकर्षण बढ़ाया है। लोगों की आय में वृद्धि, क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई जैसी सुविधाओं ने भी उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है। आज का समाज इस मानसिकता से प्रभावित है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो हमने इसमें उपभोक्तावादी संस्कृति के उदय के पीछे क्या कारण है
ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? तो वैश्वीकरण हो गया, उदारीकरण हो गया, सोशल मीडिया हो गया, विज्ञापन हो गया, इन सब ने मिलकर जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसको बढ़ाने में किस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, उसी की चर्चा हमने इस पैराग्राफ में की है। इस संस्कृति के कई सकारात्मक प्रभाव भी हैं। उपभोक्तावाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दी है, लोगों की बढ़ती मांग ने उत्पादन में वृद्धि की है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। नई नई तकनीकों और उत्पादों ने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाया है। आज भारतीय समाज में वैश्विक स्तर की सुविधाएं और उत्पाद आसानी से उपलब्ध है। तो इसमें जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके सकारात्मक प्रभाव की बात की गई है, जिसने अर्थव्यवस्था को गति दी है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और नई नई तकनीकों और उत्पादों ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। ठीक है, और आज हम वैश्विक स्तर की सुविधाएं और उत्पाद आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। आगे, हालांकि इसके नकारात्मक प्रभाव अधिक गहरे हैं। उपभोक्तावाद ने लोगों में लालच, असंतोष और दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। व्यक्ति अपनी जरूरतों से अधिक खरीदारी करता है, जिससे वह आर्थिक तनाव और कर्ज के जाल में फंस जाता है। पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव अत्यधिक है। अधिक उत्पादन और उपभोग के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। प्लास्टिक और ई कचरे की मात्रा में वृद्धि पर्यावरणीय संकट को बढ़ा रही है। इसमें जो आपकी उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके नकारात्मक प्रभाव की चर्चा की गई है कि सकारात्मक प्रभाव से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। जैसे लोगों में लालच, असंतोष और दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदारी करता है, जिसकी वजह से वो आर्थिक तनाव और कर्ज आदि के जाल में फंस जाता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पर्यावरण पर होता है, जैसे कि ज्यादा उत्पादन और ज्यादा उपभोग के कारण आप प्राकृतिक संसाधनों का तो दोहन कर ही रहे हैं, साथ ही में जो प्लास्टिक और ई कचरे की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, वो भी पर्यावरणीय संकट को बढ़ा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपभोक्तावाद ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित किया है। लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा और दिखावे की भावना बढ़ रही है, जिससे परिवार और समाज में संतुलन बिगड़ रहा है। व्यक्ति अपनी खुशी और संतोष को भौतिक वस्तुओं से जोड़ने लगा है, जबकि सच्चा सुख आत्मिक संतोष में निहित है। ठीक है, तो उपभोक्तावाद से क्या हुआ, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी किस तरह से प्रभावित कर रहा है वो इसमें बताने की कोशिश की गई। जैसे परिवार और समाज में संतुलन का बिगड़ना हो गया, जो नेगेटिव प्रतिस्पर्धा है, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा वो बढ़ रहा है, दिखावे की भावना बढ़ रही है और लोग भौतिक वस्तुओं में ज्यादा अपनी खुशी खोजने लगे हैं। आगे, इस समस्या का समाधान संतुलन स्थापित करने में है। उपभोक्तावादी संस्कृति को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्तियों को अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझना होगा। कम में संतोष का मंत्र अपनाना होगा। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज को यह सिखाया जा सकता है कि सादगी में भी सुख है। तो इसमें बताया गया है कि एक संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। उपभोक्ता संस्कृति को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, पर नियंत्रित किया जा सकता है। हम संतोष और सादगी जैसे मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर कैसे इससे बच सकते हैं, उसकी चर्चा इस पैराग्राफ में की गई है। सरकार और उद्योगों को भी इस दिशा में योगदान देना होगा। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का निर्माण और उनके उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। साथ ही पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देकर कचरे की समस्या को कम किया जा सकता है। तो इस पैराग्राफ में चर्चा की गई सरकार और उद्योग को मिलकर इस दिशा में योगदान देना होगा कि कैसे पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद का निर्माण करें, साथ ही जो रिसाइकलिंग जैसे जो टेक्निक्स है उसको बढ़ावा देकर जो हमारे कचरे की समस्या है या पर्यावरणीय जो भी समस्या है उसको ज्यादा से ज्यादा हल किया जा सके। अब आते हैं कंक्लूजन पे। सादगी से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। उपभोक्तावाद हमारी आवश्यकताओं और विलासिता के बीच संतुलन बनाने का नाम है। यदि हम भौतिक वस्तुओं से अधिक आत्मिक शांति पर ध्यान दें तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी एक स्वच्छ और संतुलित समाज में जी सकेगी। इसमें बताया गया है कि सादगी से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। जितना आपको चाहिए उतना ही की अगर आप कामना करते हैं तो आप ज्यादा खुश रह सकते हैं। भौतिक वस्तुओं की जगह पे आप अगर आत्मिक शांति पर ध्यान दें, अपने परिवार, अपने समाज से जुड़ाव रखें, तो ये ज्यादा आपको, न सिर्फ आपको बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक स्वच्छ और संतुलित समाज प्रदान कर सकेगी। तो ऐसा करते हुए हमने 500 शब्दों में इस निबंध को भी समाप्त किया। ठीक है, अगला टॉपिक जो है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, ऐसा करते हुए हमने स्टार्ट किया इसको। यह स्वतंत्रता हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, जो उसे अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं को व्यक्त करने का अवसर देती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न केवल संविधान द्वारा संरक्षित है, बल्कि यह नागरिकों के सशक्तिकरण का माध्यम भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को अपनी बात कहने और अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। हालांकि यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और इसके साथ कुछ प्रतिबंध भी जुड़े हैं। तो हमने इसमें बताया कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? विचारों, भावनाओं और मान्यताओं को
व्यक्त करने का अवसर, साथ ही में हमने यह इसको मेंशन कर दिया है कि ये पूर्ण रूप से दी गई स्वतंत्रता नहीं है, इसके साथ कुछ प्रतिबंध भी जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व किसी भी समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह व्यक्ति को अपने विचारों और रचनात्मकता को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। पत्रकारिता, साहित्य, कला, फिल्म और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और समाज को जागरूक करते हैं। यह स्वतंत्रता सत्ता और समाज में संतुलन बनाए रखने का काम करती है, क्योंकि इस सरकार और संस्थानों को जवाबदेह बनाया जा सकता है। यह स्वतंत्रता न केवल नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि विविधता और सहिष्णुता को भी बढ़ावा देती है। तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को समझाया गया है कि कैसे ये व्यक्ति के विचारों और रचनात्मकता आदि को प्रस्तुत करने का अवसर तो देता ही है, साथ ही साथ ये समाज को जागरूक भी करते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम क्या-क्या हैं, जैसे साहित्य हो गया, कला हो गया, फिल्म हो गया, सोशल मीडिया हो गया। इससे लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, अपने विचारों, अपनी रचनात्मकता को प्रकट करते हैं। ठीक है? और इससे क्या होता है कि हमारे सत्ता और समाज के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं, और इससे सरकार और संस्थानों को जवाबदेह भी बनाया जा सकता है। ठीक है? और ये स्वतंत्रता जो है वो नागरिक अधिकारों की तो रक्षा तो करती ही है, बल्कि भारत जैसे देश में विविधता और सहिष्णुता को भी बढ़ावा देता है। ठीक है? आगे चलते हैं। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग की संभावना भी रहती है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अफवाह फैलाने या समाज में अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए संविधान में इस अधिकार पर कुछ तार्किक प्रतिबंध लगाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक शांति, शालीनता और नैतिकता की रक्षा के लिए इन प्रतिबंधों की आवश्यकता है। तो इसमें बताया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी काफी होता है, जैसे किसी की धार्मिक भावनाओं या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, समाज में अस्थिरता को उत्पन्न करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इसके लिए इस पे संविधान में हमारे तार्किक तार्किक प्रतिबंध लगाए गए हैं। तार्किक प्रतिबंध जो है किस आधार पे है? राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पे, सार्वजनिक शांति, शालीनता और नैतिकता की रक्षा आदि के लिए इस पे प्रतिबंध की बात कही गई है। आगे, आज के युग में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और व्यापक बना दिया है। लोग अपने विचारों और भावनाओं को तुरंत और बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इन माध्यमों का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है। झूठी खबरें, ट्रोलिंग और घृणा फैलाने वाले संदेश इस स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू को उजागर करते हैं। इसके कारण समाज में विभाजन और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें बात की गई कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक मंच प्रदान किया है लोगों को, जहां लोग अपने विचारों और भावनाओं को तुरंत और एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, वहीं इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है। जैसे कि झूठी खबरें फैल रही है, ट्रोलिंग किसी की हो जा रही है, घृणा फैलाने वाले संदेश इसके द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। तो इन सब के कारण समाज में विभाजन और तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित और सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा और जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान है। लोगों को यह समझना होगा कि इस स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। आलोचना और असहमति का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे के अधिकारों और भावनाओं को सम्मान करना उतना ही आवश्यक है। उसमें ये बात की गई है कि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करना है, इसको सुदृढ़ करना है, तो शिक्षा और जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। लोगों को समझाना होगा कि इस स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, और आलोचना और असहमति तो अधिकार महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक दूसरे के अधिकारों और भावनाओं को सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। आगे, सरकार और न्यायपालिका की भूमिका भी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। एक सशक्त न्याय प्रणाली जो इस अधिकार की रक्षा करे और इसके दुरुपयोग पर उचित कार्रवाई करे, समाज में विश्वास और स्थिरता बनाए रख सकती है। तो इसको नियंत्रित करने में सरकार और न्यायपालिका की क्या भूमिका हो सकती है, उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। अब आते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष पे। स्वतंत्रता का सही अर्थ जिम्मेदारी में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल अपने विचारों को व्यक्त करना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। जब व्यक्ति इस स्वतंत्रता का उपयोग समझदारी और संयम के साथ करता है, तभी यह अधिकार एक सशक्त, न्यायपूर्ण और सहिष्णु समाज की स्थापना में सहायक बनता है। तो ऐसा हमने करते हुए इसका कंक्लूजन, इसका जो निष्कर्ष था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए और इसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। ठीक है? तो ऐसा करते हुए हमें 500 शब्दों में इस निबंध को कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपका जो 4 टॉपिक थे देख लीजिए: शिक्षा का निजीकरण, युवा वर्ग और विदेश, उपभोक्तावादी संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इन चारों टॉपिक्स पे हमने 5-5 शब्दों में मॉडल निबंध हमने देख लिया कि कैसे लिख सकते हैं। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई भी टॉपिक आ गया
तो आप उस पे अच्छे से निबंध लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं कि आपके लिए आज का निबंध अभ्यास के लिए कौन सा विषय दिया गया है, कौन सा टॉपिक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। तो आज आपका टॉपिक है संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता का महत्व। इस टॉपिक पे आप 500 शब्दों में निबंध लिखेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।